मंथन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं हमारा ये मंच न्यूज 24 की ये मुहिम, इसे लेकर हम देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां की सरकारों से आपके सवाल पूछते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि विकास के एजेंडे पर, दावों पर, वादों पर सरकार ने कितना काम किया है, कहां नाकामी हुई है। तो अपना यही एजेंडा, यही मुहिम, यही सवाल लेकर हम आ गए हैं मध्य प्रदेश, जो कि एक अजब गजब राज्य है। भोपाल में हमने ये मंच सजाया है और सबसे पहले हमारे यहां मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके साथ स्टेज पर हैं हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवराज जी मंथन के मंच पर। तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दीजिए शिवराज जी का। शिवराज जी, बहुत से सवाल हैं जिनमें से बहुत से आपको पसंद भी आएंगे, हो सकता है कुछ आपको पसंद ना भी आए, बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला सवाल, जरा सुनिए क्या है मंथन का शिवराज सिंह से पहला सवाल। क्या शिवराज बीजेपी शासित राज्यों की सबसे कामयाब सीएम हैं? प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा कि हर राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप को कहां मानते हैं कि इस कंपटीशन में जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसकी कंपटीशन में शिवराज सिंह चौहान कहां पे खड़े हैं? नहीं, मुझसे बेहतर काम करने वाले और मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों में, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों, चाहे वसुंधरा राजे जी हों, खट्टर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी का काम भी बहुत अच्छा है, जो टीम गोवा के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इन सब में साधारण हूं सचमुच में। बाकी लोग भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना जरूर है कि हम जो अच्छा करते हैं एक दूसरे से सीखने की कोशिश हम लोग करते हैं। जो दूसरे राज्यों में बेहतर होता है, न केवल बीजेपी शासित राज्यों में बल्कि बाकी राज्यों में निकल रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? आपने कह दिया साधारण। साधारण कैसे? आप 11 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। खट्टर जी को तो भी आए हुए मात्र 1-1.5-2 साल हुए, 1.5 साल नहीं, लेकिन सेक्स रेशियो बदलने में उन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तब आएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो रास्ता दिख रहा है वो तो नरेंद्र मोदी की तरह से ही दिख रहा है कि आप जो है इतने साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपके पीछे जनता खड़ी है, तो कहीं ना कहीं तो आप भी कुछ अपने आप को आंकते होंगे ना। देखिए, नरेंद्र भाई की शख्सियत बिल्कुल अलग है। वो वैश्विक नेता है और पूरी दुनिया उनकी प्रतिभा का लोहा मानती है। हम जब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सवाल है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की अलग अलग विशेषता है। कई काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने पीडीएस में बहुत अच्छा काम किया है, जिसका अनुसरण हम करने की कोशिश करते हैं। बेटी बचाओ में हरियाणा इस समय अव्वल जा रहा है, पानी बचाने में महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। कई मामलों में वसुंधरा जी ने एक्सलेंट काम किया है। और इसलिए कौन आगे है कौन पीछे है ये सवाल उतना मौजू मैं नहीं मानता। हम में से हर एक बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है और मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच होनी चाहिए, ताकि हम और बेहतर काम अपने प्रदेश के लिए कर सकें। लेकिन अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या बोलती है? एनसीआर की रिपोर्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में क्या बोलती है? उसकी रिपोर्ट भ्रूण हत्या के बारे में क्या? आप टॉप पे हैं वहां पे। आपके यहाँ रेप के केसेस दर्ज नहीं किए जाते हैं, तो ये क्या है? एक तो मैं ये बताऊं, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप पूरे पहलू को देखिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या थी डकैतों की समस्या। भिंड, मुरैना, पूरे उस इलाके में चंबल के एक नहीं अनेकों सूचीबद्ध गिरोह थे। लोगों का अपहरण होता था, वसूलियां की जाती थी। हमने टारगेट तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे और आज आप देखेंगे पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों के गिरोह समाप्त कर दिए गए हैं, या तो ऊपर चले गए या जेलों में पहुंच गए। कोई सूचीबद्ध गिरोह आज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या थी मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या। और एक जमाना ऐसा था जब सिटिंग जो मिनिस्टर थे उनकी गर्दन भी काट दी गई थी। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मध्य प्रदेश में हुई थी। लेकिन आज नक्सलवाद को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नियंत्रित किया गया है। सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। तो जितने बड़े मुद्दे थे लॉ एंड ऑर्डर के, मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसमें कामयाबी हासिल की है, सफलता हासिल की है। ये जरूर है कि समाज में कुछ ना कुछ क्राइम होते हैं, मैं बचाव बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हर मामले की एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश हमारे हैं। कोई जांच करके दर्ज करेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, पुलिस की मर्जी पर ये नहीं है। और इसलिए ऑनलाइन एफआईआर भी मध्य प्रदेश में दर्ज की जाती है।
हमने इस चक्कर में कि आंकड़े देखिए, आंकड़े अगर कम करना है तो सबसे बेहतर तरीका है आप एफआईआर लिखना कम कर दो, एफआईआर लिखना बंद कर दो, अपने आप आपको जो अपराधों के आंकड़े कम हो जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि एफआईआर हर एक लिखी जाएगी और उसके बाद जांच करके कार्रवाई करेंगे। इसलिए आंकड़े ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इसका भी बचाव नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि और बेहतर करने की जरूरत है और सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर बाकी प्रदेशों से आप तुलना करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में आप कहीं भी जाके खड़े होकर पूछेंगे तो मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं और बेहतर करने की जरूरत है। चलिए शिवराज जी, अपने दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल मंथन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से क्या है, जरा सुनिए। क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए शिवराज? बिल्कुल, ये सवाल तो लाजमी है क्योंकि सबसे ज्यादा लोक आयुक्त की रेड जो पड़ी है वो मध्य प्रदेश में पड़ी है। जो यहाँ के ऑफिसर्स के मतलब चपरासियों के घरों से करोड़ों करोड़ के रुपए निकलते हैं। तो ये क्या है? ये मतलब आप एक तरफ तो इतने 11 साल से आपकी सरकार है, आपका ये कहना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जनता का विश्वास भी आपको मिल रहा है, तभी तो आप जीत के। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में सारे मामले उजागर होते हुए भी कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, मैंने प्रारंभ में बोलते हुए कहा था, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट हमने बनाया, हमने ई टेंडिंग ई मेजरमेंट की पेमेंट की व्यवस्था लागू की और हमने स्पेशल कोर्ट बनाए, लोकायुक्त को हमने मजबूत किया। हमने ये तय किया कि प्रथम दृष्टया अगर कहीं कोई मामला समझ में आता है तो उसके यहाँ छापा पड़ेगा, छापा पड़ के उसकी संपत्ति हम राजसात करेंगे और उसको दंडित करने का काम करेंगे। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप छापे मार दो, यहां से कई गुना ज्यादा कई जगह निकल आएगी। अगर हमने जानकारी कहीं मिली और छापा मार के उसकी संपत्ति निकाली और राजसात की तो क्या अपराध हो गया? मुझे कई लोगों ने कहा ये छापे क्यों इतने पड़ते हैं, नहीं छापे पड़ने चाहिए, पता ही नहीं चलेगा। एक तरीका ये कि आप मारो ही मत, आप निकालो ही मत। लेकिन हमने तय किया, कॉन्शियसली तय किया कि जहां गड़बड़ है वहां छापे पड़ेंगे, संपत्ति जब्त होगी, राजसात होगी और लोगों को सजा देने का काम करेंगे। तो हम संपत्ति अगर जब्त करते हैं ये गुनाह नहीं करते, मैं छुपाने वाला नहीं हूं। अगर गड़बड़ है और छापे पड़ेंगे, संपत्तियां राजसात होगी, जनता के खजाने में आएगी, आप नहीं मारोगे तो पता ही नहीं चलेगा। आपने सिंहस्थ किया, बहुत अच्छे तरीके से सिंहस्थ का आयोजन हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उतने ही लगने लगे, क्या बात है? जबकि अगर आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं तो सिंहस्थ में उस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिंहस्थ में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को और कोई मुद्दा नहीं मिलता था तो 4 लाख के घड़े अगर 24,000 पुलिस वाले तंबुओं में गर्मी में रह रहे थे अप्रैल और मई की, उनको पानी के लिए खरीदे गए तो मित्रों ने 2-3 जीरो लगा के उनको 4 करोड़ कर दिया। कोई पूरा सेट खरीदा गया तो एक चीज बता दी उसमें से। अगर बात को केवल आरोप लगाना हो तो आरोप लगाने के लिए आरोप कोई भी लगाए जा सकते हैं और मैं इसमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी इसलिए महसूस नहीं करता कि जनता जनार्दन ने वो सिंहस्थ देखा है और उस सिंहस्थ में जो कुछ हुआ है उसको महसूस किया है। जहां तक आरोपों का सवाल है, ये लोकतंत्र में आरोप तो आरोप कौन लगाने वाला है? आपने तो अपने अपोजिशन को भी खत्म कर दिया है। आरोप यही अगला सवाल है अनुराधा जी हमारा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। मंथन में शिवराज सिंह चौहान से जरा सुनिए हमारा अगला सवाल क्या है। क्या शिवराज ने मध्य प्रदेश में अपने सारे विरोधियों को खत्म कर दिया है? अरे यहाँ तो हमारे ऐसे विरोधी हैं कि जो ये आरोप भी लगा देते हैं कि सीएम ने सीएम काट के उसकी जगह उमा भारती जी लिख दिया, फला लिख दिया, ढुमका लिख दिया, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विरोधी खत्म कहाँ हुए? नहीं, बट ये कहा जाता है शिवराज जी कि आपके राज्य में सत्ता पक्ष हो तो उसके विरोधियों को भी आपने सेट कर दिया और ऑपोजिशन जो है वो तो ऑलरेडी डिसहरे में है। सबको आप साध लेते हैं, बहुत साधने में। मतलब चाणक्य ने, अगर आज की डेट का प्रेजेंट चाणक्य कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है क्या? मैं कहा चाणक्य, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, चाणक्य से कहा आप मेरी तुलना कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अपोजिशन का सवाल है, बड़ा सबल अपोजिशन है यहाँ दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो लगातार रोज ही आप
उनके ट्वीट देखते रहते होंगे। रोज एक के बाद एक आरोप लगते रहते हैं। बड़े से बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस क्या मौजूद है और प्रतिपक्ष भी अपोजिशन का तगड़ा काम कर रहा है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर में तो कोई लीडरशिप नहीं रही, सबको आपने सही, उमा जी वहां चली गई दिल्ली, कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली चले गए। अब इन लोग यहाँ आते भी हैं तो इनकी वो आइडेंटिटी उस तरीके की नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक नेता मध्य प्रदेश में भी है, जिनमें क्षमता है, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें योग्यता है। इतना जरूर है कि हम लोग टीम के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक परिवार भारतीय जनता पार्टी है, तो मिलजुल के सबको साथ लेके काम करने की कोशिश करते हैं हम, और इसलिए सबको साथ लेके काम करना ये तो अच्छी बात है। शिवराज जी, लेकिन कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप बड़े आराम से मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत आप देख ही रहे हैं, कोई ना एक चेहरा है, ना आपस में उनके एकजुटता है। एक मजबूत राजनीतिक चुनौती आपको नहीं मिल पा रही, आपको भी ऐसा लगता है? रोज चुनौतियां मिलती है, चुनौतियां का मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। चुनौतियां तो रोज आती हैं। और मित्र भी, हमारे प्रतिपक्ष के मित्र कांग्रेस के लोगों को मैं अपना साथी और मित्र मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में कोई वैचारिक मतभेद होते हैं, बाकी झगड़े नहीं होते। ये अलग बात है कि वो क्या मानते हैं। लेकिन एक दिग्विजय सिंह को छोड़ करके ज्यादातर तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं सब आपके दोस्त, भाई, बंधु हैं। दिग्विजय सिंह आपको ट्विटर के जरिए बहुत कुछ कहते रहते हैं। नहीं, बाकी मित्र भी बहुत कहते हैं। बाकी जितने हैं वो सब मित्र हैं आपके, क्या बात है? देखो, मित्र तो दिग्विजय सिंह भी है, उसमें कोई दुश्मन तो मैं मानते नहीं किसी को। मैं तो मानता हूं एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है, तो दुश्मन कहाँ हुए? सियाराम में सब जग जानी, सब में वही है, तो मित्र तो सब है अपने, कोई भेद में नहीं मानता। ये जो इनकी खूबी है ना, इस खूबी को मानना चाहिए कि हर किसी को समेट के एक चादर के अंदर कर दिया। अब सब जो है वो सियाराम के नाम पर सब शिवराज नाम कर नाम जट रहे हैं। नहीं, लेकिन जहां तक विरोध का सवाल है, सारे प्रतिपक्षी मित्र अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबको साथ कैसे लेते हैं? हर कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका दुश्मन बनता नहीं है। हर कोई, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार में आप आए, उसके बाद आडवाणी जी का आशीर्वाद आपको रहा, सुषमा जी के आप खास भाई हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आजकल आपको बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर में से मानते हैं। तो ये साधने की जो कला है, ये कहाँ से आई है? सब दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, सब एकदम बल्ले बल्ले। मैं फेविकोल की तरह नहीं चिपका, मैं तो प्यार से, जनता के प्यार से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के स्नेह से चिपका हूं या बना हुआ हूं, आप ये मानिए। मैं ये मानता हूं कि आपको जो काम दिया गया है, पार्टी ने तय किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं जो काम मुझे दिया गया उसको जितनी मुझ में क्षमता थी, मैंने ये कहता कि मैं असाधारण प्रतिभा का धनी हूं, मैं तो एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन जितनी क्षमता मुझ में थी उस क्षमता से प्रदेश का विकास करने की भी कोशिश की और जनता के कल्याण करने का भी प्रयास किया। अब उस प्रयास को सब पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैं, जहां तक भाई और बहन का सवाल है, तो बहन भाई तो आपका भी हूं। सबके मामा आप बने हुए हैं, पूरा प्रदेश आपको मामा, मामू, मामू कहता है, क्या बात है? देखिए, बच्चों के लिए मेरे मन में एक अलग स्थान है। मैं उनको प्रदेश का और देश का भी भविष्य मानता हूं, और मन में एक तड़प जैसी रहती है कि बच्चों के लिए और क्या बेहतर करें। जब पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की और उसके बाद एक के बाद एक बेटियों के लिए योजना प्रारंभ की, और बच्चों से स्वाभाविक स्नेह है। मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले बच्चों से मिलता हूं, उनको गले लगाता हूं, उनके सर पे हाथ फेरता हूं, और मन में एक ललक पैदा होती है कि इन बच्चों के लिए और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। तो धीरे धीरे बच्चों ने मामा कहना शुरू कर दिया। अब बच्चों की छोड़ी, आजकल तो बड़े भी मामा कहने लगे। लेकिन ये जो संबंध है, ये हृदय के स्नेह के, क्योंकि माँ की गोद में कोई छोटा सा बच्चा भी है, उसे पता नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, लेकिन उसको ये जरूर लगता है कि मेरा मामा है। और माँ की गोद में बैठा बैठा जब कोई बेटा बेटी मामा कह के पुकारता है, तो मेरे मन में एक ही भाव पैदा होता है कि और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। राज्य, अब थोड़ी इकोनॉमी पे बात करते हैं। आपने डिसइन्वेस्टमेंट्स के लिए आप और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आप विदेशों में जाते रहे हैं। आपने पिछले साल भी आप गए थे और 5 लाख करोड़ की योजनाओं को लेकर आए थे, लेकिन यह क्या वो योजनाएं सिर्फ कागज पे रह गई? अभी भी आप न्यूयॉर्क से का दौरा करके आए हैं और इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या
वो दौरों तक सीमित रह गया, क्या हो रहा है? नहीं, हमने एक्चुअल रियलिटी क्या है? पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया था इंदौर में लगभग 2 साल पहले, 1 साल 11 महीने हुए हैं, और ये बात सच है कि 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का आश्वासन हमको निवेशकों ने दिया था। उसमें से लगभग 2,75,000 करोड़ रुपया का निवेश हमारे प्रदेश में आ गया। जहां तक निवेश का सवाल है, निवेश कोई एक साथ आज कह दिया और इकट्ठा के इकट्ठा आ जाएगा, ये नहीं होता। निवेश की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जब पैसा लगाते हैं तो कई तरह के आश्वस्ति लोग चाहते हैं और एक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। उनको जमीन का अलॉटमेंट चाहिए, फिर उनका लोन है, फिर उसके बाद जिस इकाई को उनको लगाना है उस इकाई को लगाने के लिए कई तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो आज 1.5 साल पहले घोषणा की और जितनी की पूरा आ जाएगा, ये नहीं होता। ये भी मैं कहता हूं 100% कभी नहीं आता। आज किसी इंडस्ट्रिस्ट का मन बना, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उसने घोषणा कर दी, कल दूसरी परिस्थितियां आ गई तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर भी रिसेशन के, मंदी के इस दौर में मध्य प्रदेश में 2,75,000 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतरा है। मैं मानता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि है, और बड़े निवेशक को छोड़ दें तो लगभग मध्य प्रदेश की धरती पर जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग लगाते हैं, लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन पिछले 1.25 साल में हुआ है। और ऐसे छोटे छोटे इकाइयों में भी लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक अभी न्यूयॉर्क का सवाल में गया था तो आईटी के सेक्टर में जो निवेश हमारे यहाँ आने वाला, आईटी में निवेश कम आता है, रोजगार ज्यादा मिलता है। कुछ उद्योग ऐसे रहते हैं कि 5,000 10,000 करोड़ के निवेश पे 500 लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता। लेकिन टेक्सटाइल में, आईटी के सेक्टर में आप जाएं तो कम निवेश में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, और इसलिए आईटी सेक्टर में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी संभावना है जो लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन क्या आपने वन विंडो सिस्टम किया है? क्योंकि प्रॉब्लम तो निवेशक आना चाहते हैं, हर जगह आना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम का अपना जो एक रेड टेपिज्म होता है, उसके कारण निवेशक कहीं ना कहीं पीछे भागने लगते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफी बेहतर काम किए हैं, और मध्य प्रदेश देश के प्रमुख 5 राज्यों में से एक है। जहां तक सिंगल विंडो का सवाल, हमका विंडो क्या, पूरा दरवाजा ही खोलो, इसलिए हमने एक सिंगल टेबल कॉन्सेप्ट बना रखा है। हर सोमवार को मैं खुद निवेशकों से जो मिलना चाहते हैं मैं मिलता हूं। मेरे अफसर, मेरे मंत्री सारे साथ बैठते हैं और निवेशक की वो समस्या जिसका हम समाधान कर सकते हैं। अगर कोई सब छूटे चाहे तो हम आग बंद करके नहीं दे सकते। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे सवाल पूछने आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। एक सवाल यहाँ से आपके लिए। नमस्कार सर, वाकई जो आपने कहा कि बड़ा बदलाव है और 11 साल में बड़ा बदलाव देखने को भी मिला है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, पर क्योंकि 2012 में मेरी इंजीनियरिंग इसी मध्य प्रदेश के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट हुई, पर टेक्निकल जॉब्स यहाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ जॉब्स हैं जैसा आप कर रहे हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, पर कोर इंजीनियरिंग की जो जॉब की बात होती है, अटकल लगभग 50,000 इंजीनियर हर साल मध्य प्रदेश से निकलते हैं, पर सभी बड़े राज्यों में चले जाते हैं। और पूरा जो नेचुरल टैलेंट है, मध्य प्रदेश का जो टैलेंट है, वो सॉफ्टवेयर कोडिंग में कहें, वो क्रिएटिविटी में कहें, दूसरे राज्यों में और विदेशों में चला जाता है। तो जिस प्रकार से बाकी योजनाओं का प्रचार होता है, अगर रोजगार के लिए भी कोई योजना है तो बड़े स्तर पे उसका भी प्रचार हो, और बाहर के बच्चे और यहाँ के बच्चे को भी उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश में मैंने प्रारंभ में थोड़ा बोलने की कोशिश की थी। इंजीनियर्स के लिए हमने 2 तरह की योजना बनाने की कोशिश की। नंबर 1, हमने जो युवा इंजीनियर्स हैं उनको, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर बने तो सीधे उनका एक क्लास में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था, और उनको और सुविधाएं देके, जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लोन देके भी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने व्यापक पैमाने पर निर्माण के काम हो रहे हैं, हमको कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत है, और कॉन्ट्रैक्टर कई बार मध्य प्रदेश के बाहर से आते थे, तो हमारे इंजीनियर्स ही कॉन्ट्रैक्टर बने और लोगों को नौकरी देने बन जाए, ये भी कोशिश की। युवा उद्यमी योजना में हमने ये प्रावधान किया कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक देंगे, और बैंकों को लोन वापस करने की गारंटी सरकार देगी। 15% उस पर अनुदान देने की भी हमने व्यवस्था की। 1 करोड़ का लगे तो 15 लाख रुपए अनुदान मिलेगा, और 5% 5 साल तक ब्याज सब्सिडी भी देने का हमने फैसला किया, ताकि नौजवान केवल नौकरी मांगे ना, नौकरी देने वाले भी बनने की कोशिश करें। जहां तक इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल, एक ऐसा दौर आया जब बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, और जितनी बड़ी तादाद में इंजीनियर्स हमारे यहाँ से निकले, उतने रोजगार का सृजन होना यहाँ कठिन था। ये परिस्थिति जरूर बनी, लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री पे हम लोग जोर दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे हम जोर दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स को और इंजीनियर्स को भी व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो सके। उस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। अच्छा शिवराज जी, एक सवाल यहाँ से आपके लिए, आप शायद पहचानते होंगे, आप अपना परिचय भी दे दीजिए एक बार, ताकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी आपको पहचान लें। और शिवराज,
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपके प्रदेश की सबसे यंगेस्ट और एजुकेटेड सरपंच भक्ति शर्मा हूं, जो 100 विमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया में जिसका नाम शुमार था। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी पॉलिसीज के लिए। मगर सर, प्रदेश की एक छोटी सी बात मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सरपंचों के लिए कुछ प्रदेशों ने शुरू करी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसी एजुकेटेड और समझदार बेटी अगर सरपंच जैसे पद पर होती है तो पंचायत का भी भला होगा और प्रदेश का भी भला होगा। मैं बेटी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन जहां तक मिनिमम क्वालिफिकेशन का सवाल है, मेरा थोड़ा सा विचार थोड़ा अलग है। मैं ये मानता हूं कि केवल शिक्षित होने से ही पूरी बुद्धि हमारे अंदर समाहित हो गई हो, ये मैं नहीं मानता। परिस्थिति बस अगर कोई उतनी डिग्रियां प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन कई बार हमने देखा है कि डिग्री प्राप्त ना करने के बाद भी कई लोगों ने बेहतर काम करके दिखाया है। और इसलिए आज दौर ऐसा है जिसमें एजुकेशन मस्ट होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम लोग अभियान चलाते, स्कूल चले हम, ताकि कोई बच्चा स्कूल जाए बिना ना रह पाए। 100% साक्षरता कैसे हो, अभी भी मध्य प्रदेश पीछे है। हम लोग अभी 73-74% के आसपास पहुंचे हैं। जल्दी हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे कि सब बच्चे हमारे शिक्षित हों। लेकिन एक पीढ़ी ऐसी निकल गई जो शिक्षित नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पूरी तरह से प्रतिबंधित करना कि वो लड़ ही नहीं सकते, उनके साथ न्याय नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, हिंदुस्तान का दिल देखो। ये एमपी में पर्यटकों को बाहर से बुलाने के लिए जो अपने आकर्षक जिंगल बनवाए हैं पिछले कई सालों में, मतलब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा होगा जिसने वो सुना नहीं होगा, जिसकी जुबान पे वो चढ़ नहीं गया होगा। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। क्या ये बात आश्वासन देंगे आप कि इस राज्य में पर्यटन के तरफ लोगों को आकर्षित करेंगे, कोई नई नीति बनाएंगे ताकि पर्यटन इस राज्य का एक स्वाभिमान बने, एक पहचान बने? बिल्कुल आपने सच कहा। पर्यटन मध्य प्रदेश की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और इसलिए आपने जिंगल की गीत की बात कही। हम लगातार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वो भी बना रहे हैं, लेकिन केवल इतना नहीं, हम अपने पर्यटक स्थलों को विकसित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने इंदिरा सागर में हमने एक हनुमंतिया टापू को विकसित करने की कोशिश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बड़े डैम है जिनमें खूबसूरत आइलैंड उभरे हुए हैं। हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक पर्यटन कैबिनेट भी बनाई है, जिसमें हम सारे डिपार्टमेंट जो पर्यटन को बढ़ाने में साधक हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर विचार करके कुछ फैसले करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है और वो हमारी प्राथमिकताओं में मंथन के मंच को से यहाँ से अंत यही होना चाहिए कि आप जब आए तो खुश होकर के गाना गा के गए। खुश तो आप यहाँ आए, ये भी मेरे लिए खुशी का अवसर है। न्यूज 24 ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतने सब मित्रों के दर्शन करने का यहाँ सौभाग्य मिला। लेकिन सचमुच में संगीत में वो ताकत है कि जो आपको मानसिक रूप से बहुत शांत रख सकता है और बहुत प्रसन्न रख सकता है। और इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है, अगर मैं सड़क मार्ग से जाता हूँ तो मैं संगीत सुनता हूँ, चाहे वो भजन हो चाहे फिल्मी गाने हो, मैं उनको सुनता हूँ और सुन के मैं शांति प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। आजकल कुछ नए गाने सुने आपने? कुछ ना, वो नई के तो जमते नहीं है मुझे। नहीं जमते। अब कई बार लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक 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 कर नाक तेरा लंबा है, अब इस तरह के गाने मुझे नहीं जमते। वो पल्ले नहीं पड़ते, कब आए और कब चलेगा इसका पता ही नहीं चलता। किस तरीके के गाने आपको पसंद है? लेकिन अगर गाने ऐसे हों जो वास्तव में, अब जैसे एक गाना था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी को प्यार करता हूँ, मुझे लगता है मेरे दिल से निकल रहा है, मैं बसाना चाहता हूँ। दिल से निकले तो गा देना चाहिए। वो गाने में तो फटाबाज है मेरा गला। कोई बात नहीं, अभी हमने सुनवाया भी था, पहले भी आपने गाया है। वो मंचों से आप गाते तो देखा होगा। वो तो मुख्यमंत्री हूँ इसलिए सहन कर लेते, नहीं तो लोग कहते। अच्छा, मुख्यमंत्री तो आप अभी भी हैं, इसीलिए यहाँ भी जो लोग बैठे हैं सहन नहीं करेंगे, आपके साथ गा भी सकते हैं वो, अगर आप शुरू करें तो। अब ये गाना मैं चूंकि अक्सर गाया करता हूँ और जब कोई आग्रह करते हैं तो यही गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं गा देता हूँ। लेकिन मुकेश की तरह मैं नहीं गा पाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप शिवराज की तरह गाइए। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ,
मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया मंथन पे आने आपको के लिए भी बहुत बहुत और धन्यवाद। सारे सवालों के जवाब देने के आपको लिए। भी।